पंचशील समझौता क्यों किया, जरा इसको मैप पर देखिए। का एक लंबी सीमा रेखा ये चीन के साथ मिलती है, उसमें तिब्बत था। तिब्बत पर चीन की आंतरिक शासन थी, लेकिन बाह्य शासन भारत भी करता था। तो यह अपनी साम्राज्यवादी नीति का विकास चीन करना चाहता था, तो तिब्बत को अपना क्षेत्र बनाने की प्रयास किए। भारत ने सोचा, भारत की क्या मजबूरियां थी कि हमारे पास अभी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। स्थिति बेहतर नहीं है तो कहीं न कहीं मुझे समझौता करके ही अपने देश की साम्राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने इस लंबी सीमा रेखा, यहाँ देखिए, ये हिमालय के क्षेत्र की सुरक्षा रखने के लिए यह विकल्प एक दिया। दूसरा था, ये सामुद्रिक क्षेत्र की जो सीमा रेखा हमारी है वो दूसरी समस्या को उत्पन्न थी। इतना तट रेखा की सुरक्षा रखना के लिए हमें बहुत सारे फोर्स और तादाद में तकनीकी संसाधन चाहिए। हमारे पास संसाधन उतने हैं नहीं, तो इस संसाधन को पूरा करने के लिए क्या करें, विकल्प था कि चीन के साथ समझौता किया जाए, और यदि समझौता करने में हम सफल हो जाते हैं तो यह चीन भी हमें सपोर्ट करेगा। जी ने इसी नीति को ध्यान में रखकर 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई के बीच समझौता किया। यह समझौता 5 तत्वों की समझौता थी। इस समझौता में पंचशील ये संदेश दी गई, और इस संदेश को विश्व राजनीति में भी अमल में लाने की बात हुई। अधिकांश देश ने इस समझौता को काफी प्रशंसा किया था, जिसमें सोवियत संघ की प्रशंसा किया, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, इस सभी देशों ने इसको सम्मान समझौता किया। क्या समझौता सही, लेकिन अब उसको राजनीतिक पद्धति में देखिए। ये 5 से पहले समझ लीजिए, अनाक्रमण, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। आक्रमण नहीं करेंगे तो ऑलरेडी एक भाईचारा का संबंध कायम हुआ। भारत अपनी रास्ता को बनाने में सफल हो रहा था। और हस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामला में हम हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, ताकि हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी को सम्मान करें। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हम लोगों का जो भी प्रयास होगा, एक दूसरे के साथ शांति व्यवस्था रखते हुए एक दूसरे के अस्तित्व पर हमला नहीं करेंगे। यानी हम युद्ध किसी भी सूरत में नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दूसरा, प्रादेशिक अखंडता, किसी को तोड़ने की बात नहीं, समानता की बात होनी चाहिए। इसलिए समानता तथा पारस्परिक लाभ की दिशा के लिए हम लोग कदम उठाते रहेंगे। ये 5 समझौता की गई। यह समझौता उसके व्यापारिक नीति को विकास करने के माध्यम बन गया। युद्ध नहीं लड़ेंगे, विश्व शांति की स्थापना करेंगे। तो जो भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को भी अब आगे नीति को ले जा रहा था, ये तमाम व्यवस्था देखिएगा कि पंचशील में आ गया। इसलिए पंडित नेहरू साहब जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते थे, भारत की विदेश नीति की उपलब्धि के बारे में बात करते थे, तो एक शब्द बोलते थे, पंचशीलता। और दूसरे देशों को कहते भी थे कि समस्या से ग्रसित मत होइए, आप लोग पंचशील का ही सम्मान करिए। तो यह 54 की समझौता 62 में आकर खत्म हो जाता है। ये क्यों खत्म होता है? 62 में चीन ने भारत पर आक्रमण करता है। भारत ने पहला 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। भारत की 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को खत्म कर दिया, विवाद कर दिया। ये मैकमोहन विवाद में दायरे में आ गई। चीन ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत हमला किया। अब सवाल उठता है, आखिर चीन की व्यवस्था क्या हो गई जो इस 54 की समझौता को 1954 में जो समझौता किया, ये पंचशील था, कि क्या आखिर बात बनी जो 54 में सिद्धांत को बनाया और 62 में खत्म कर दिया? इसके पीछे कारण यह था, उस समय भारत चीन से कई गुना बेहतर विदेश नीति भारत बढ़ा रहा था। ये चीन को नागवार गुजरा, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन पीछे आ रही थी। कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से भी चीन को बाहर कर दिया गया था। तो अब वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे थे, और इस वजूद में अपने को पा नहीं पा रहे थे। तो भारत हमसे दक्षिण एशिया में कैसे आगे बढ़ जाएगा? दक्षिण एशिया में मैं भी रहता हूँ। तो भारत पर वह युद्ध थोप देता है सोची समझी साजिश के तहत। भारतीय सेना उस मनोबल से तैयार नहीं थी। हमने कुछ क्षेत्र को खो दिया, लेकिन हम इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं ले गए, क्योंकि आपने युद्ध लड़ा है, हमारे ऊपर आक्रमण किया, ये शर्त का आपने उल्लंघन किया,
प्रादेशिक अखंडता का उल्लंघन होता है, शांतिपूर्ण संस्थिति का हुआ, हस्तक्षेप का उल्लंघन किया, अनाक्रमण क्या किया, पूरा पंचसूत्र को आपने उल्लंघन कर दिया। आप तिब्बत आपको हमने दे दिया तो आप उससे संतुष्ट होकर के समाज को विस्तार कर लिया। आज दलाई लामा की समस्या भी आज भारत के साथ है। तो चाइना बार बार कहता दलाई लामा को सौंपो, भारत कभी नहीं सौंप सकता है उसको। अब यह चीज, इसी चीज को देखिए कि असफल जब हो गया, आज वर्तमान में यह द्वीपमाला नीति इधर से तो हमने घेरा है भारत। 2008 में इस सिक्किम को मनमोहन सिंह की सरकार के रीजन में चीन ने कहा है कि हाँ, यह भारत ने इसका विलय सही हुआ है। जो कि सिक्किम के शासक चोग्याल थे, ये चोग्याल साहब चीन में शरण ले लिए, जबकि सिक्किम की जनता भारत में विलय करने का समर्थन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि जब किसी क्षेत्र का विलय यदि आपके क्षेत्र में होता है तो आपको पड़ोसी देश से भी इसको स्वीकार करना होता है, मान्यता देना होता है। 2008 में आकर के सिक्किम का विलय स्वीकृति दिया है चीन ने। चूंकि सिक्किम सामरिक महत्व का क्षेत्र है, ये पूरे इस भाग की सुरक्षा की जा सकता है। अब है कि इस द्वीपमाला नीति में इस सभी देशों के साथ चीन के संबंध अच्छा क्या पैठ बनता जा रहा है। बांग्लादेश के साथ पैठ बन रहा है, श्रीलंका के साथ पैठ बन रहा है, नेपाल के साथ वो पैठ बना रहा है, माली के साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ बना रहा है। देखिए ये 4 ओर से हमें घेर रहा है कि नहीं। यही द्वीपमाला नीति है कि भारत को अपने ही द्वीप में हम उसे घेरने की काम करेंगे। तो भारत भी क्या कर रहा है कि इस दूसरी बात है कि भारत भी कर रहा है क्या कि चीन के नजदीकी देशों के साथ भी संबंध को विकसित कर रहा है। हमें राफेल जैसी आवश्यकता थी, और राफेल नहीं रहने से हमारी सेना की मनोबल को कहीं न कहीं पूरा करने का भी कारक था, और हमारा सेना कहीं मनोबल से कमजोर ना पड़े। कुछ हमारी सेना के पास शस्त्र उतना नहीं था, और उस क्षेत्र में हमारी सेना क्लाइमेट को एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए हार गई थी। इसलिए आज में से किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के में अंदर हमने विवाद का मुद्दा नहीं ले गया कि आज नहीं कल वो चीज़ को हम प्राप्त करेंगे। जैसे भारत ने इस द्वीपमाला नीति का जवाब दे रहा है। 2020 में जब कोविड से दुनिया फैल रही थी, तो कोविड के टाइम में बिहार रेजिमेंट के सेना ने जमकर उसमें सामना किया था, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ी प्रदेश पर, जहां क्षेत्र पर वो कब्जा कर लिया भारत की सेना ने। अब चीन की सेना जो 62 में आक्रमण कर लिया था, वो भारत की सेना ने कर लिया। अब चीन की सेना जो भी आ रही थी डर रही थी कि भारतीय सेना मार देगा, क्योंकि भारतीय सेना में देशभक्ति राष्ट्रवाद है, ये उसकी बहुत बड़ी पहचान है भारतीय सेना की। अब आपने देखा होगा कि उसमें एक ट्रॉल हुआ था कि कि नेपाल से जो चीन में जो बस आ रही है, उसमें सारे सेना उसके रो रहे थे कि भारतीय सेना की मनोबल के सामने में क्या हम टिक पाएंगे, चिंता उसका भी था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, चीन पीछे हटा, चीन की कुछ सेना मरी भी। इस प्रकार से भारत ने अब इस क्षेत्र में युद्ध लड़ने की पूरी प्रयास, क्लाइमेट के हिसाब से -40 में भी हमारा सेना वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात हो रहा है। द्वीपमाला नीति में भी हमने प्रयास किया है। श्रीलंका जो है त्रिंकोमाली और हम्बनटोटा द्वीप में वह आधुनिकीकरण चीन कर चुका है, वहां उसका आना जाना बढ़ गया। जब आना जाना उसका बढ़ रहा है तो निश्चित है कि भारत के लिए खतरा है। कुछ वर्ष पहले चीन ने अपने हम्बनटोटा द्वीप में भेजा अपना जहाज को। भारत ने कहा कि जहाज को बंद करो, लेकिन उसको विकसित कर चुका है, पट्टे पर ले चुका है, भारत ने उसको रोक नहीं पाया। तो भारत ने बेंगलोर स्थित जितने भी हमारे ये प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ व्यवस्था था सुरक्षा से क्षेत्र में, सभी का हमने उसको सिग्नल को नीचे कर दिया, ताकि उस वक्त किसी प्रकार का सिग्नल अपने उस चीज़ को प्राप्त ना कर सके, इंफॉर्मेशन ना ले सके। तो भारत को द्वीपमाला नीति में जिस तरीका से घेरने की प्रयास है, ये उसकी जो चाल है, यह पंचशील समझौता उसके मार कर हो रहा था। इसलिए चीन साम्राज्यवादी देश की तरह विकास कर रहा है। भारत को भी साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने की सामर्थ्य धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। भारत में राष्ट्रवादी व्यवस्था भी संचार का प्रसार कर रहा है, और आधुनिक व्यवस्था के साथ हमारी सेना भी लैस हो चुकी है। अब 1962 की भारत नहीं है, एक नए बदलती तस्वीर का नाम भारत है, जहां अपने इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत विकास कर रहा है।